अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या प्री रिक्विजिट हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। तो दोस्तों देखिए समझते हैं ये ब्राउज़र कैसे काम करता है। तो जब भी आप कोई डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं, मीन्स आप ब्राउज़र के सेक्शन में जाकर यूआरएल के सेक्शन में जाकर डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं, जैसे worldgyan.com, तो होता क्या है बेसिकली उसका फ्लो समझते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप worldgyan.com वहाँ पे डालकर हिट करेंगे तो ये सबसे पहले जाएगा डीएनएस के पास। डीएनएस से चेक करेगा कि ये जो डोमेन नेम है ये जो है किस आईपी एड्रेस से मैच है, क्योंकि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, आप कनेक्ट होना चाहते हैं सर्वर से। ओके, अब सर्वर क्या होता है कि जहाँ पे आप अपने फाइल को होस्ट किए हुए हैं, और कोई भी उसका एक एड्रेस होता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस के जरिए कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो होता क्या है कि जब भी आप डोमेन नेम आई मीन यूआरएल डालते हैं, डोमेन नेम भी हो सकता है, आईपी एड्रेस भी हो सकता है, तो कई बार क्या होता है कि आईपी एड्रेस हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि उसको याद कर पाना, याद रखना इतना आसान नहीं होता और थोड़ा सा टफ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नाम, ऐसा कैची डोमेन रख लेते हैं ताकि वो याद रहे। जैसे worldgyan.com, worldgyan.com आपको याद रहेगा, बट अगर हम आईपी एड्रेस अगर आपको बताएं कि इस आईपी एड्रेस पे हिट करके आप इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज वो भूल जाएंगे। ओके, तो कुछ कैची डोमेन नेम होते हैं जिसके जरिए आपको याद रहता है। तो जब भी आप डोमेन नेम डालते हैं तो ये जाएगा डीएनएस के पास और चेक करेगा कि कौन से आईपी एड्रेस से ये मैच है। और आईपी एड्रेस ही वो लोकेशन है जहाँ से आप जो है कंटेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए, मीन्स अपने ब्राउज़र में प्राप्त करने के लिए। तो उसको सर्वर का लोकेशन मिल गया, उसका आईपी एड्रेस मिल गया, एंड देन उस आईपी एड्रेस को हिट करेगा, वहाँ से कुछ कंटेंट को रिक्वेस्ट करेगा। जो सर्वर है, सर्वर में हमारा एप्लीकेशन होस्टेड है, एंड जो भी हम रिक्वेस्ट किए हैं वो उसको समझेगा, क्योंकि यही तो सॉफ्टवेयर का काम है, रिक्वेस्ट को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे होम पेज हो गया, worldgyan.com डालेंगे तो एक होम पेज सपोज कर लीजिए जिसमें कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहेंगे उस डोमेन नेम से रिलेटेड, सपोज worldgyan.com से रिलेटेड, तो वो प्रोवाइड कर देगा। तो वो जो प्रोवाइड करेगा, और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो बेसिकली ये प्रोवाइड कर सकता है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र तो यही तो समझता है, और यूज़र को कैसे दिखाएंगे चीज़ों को, यूज़र को दिखाने के लिए हम लोग HTML यूज करते हैं। HTML के जरिए ही हम लोग बताते हैं कि ब्राउज़र में क्या चीज़ शो कराना चाहिए। जैसे हेडिंग है, तो हेडिंग शो कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैसे बताएंगे कि ब्राउज़र को, कि इस ब्राउज़र को बताना पड़ेगा ना कि ये हेडिंग है, तो बताने का जो तरीका है वो HTML लैंग्वेज के जरिए फुलफिल होता है। HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसके जरिए हम लोग ब्राउज़र को बताते हैं कि ये जो वेब पेज है उसको दोस्तों GUI भी बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और UI भी बोल सकते हैं, यूज़र इंटरफेस। ओके, तो क्या दिखाना है वो हम लोग डिफाइन करते हैं HTML के माध्यम से। तो अगर हेडिंग है तो हम लोग H1 टैग के अंदर लिखेंगे, डिवीज़न है तो div टैग के अंदर लिखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं ब्राउज़र को कि कौन सा कंटेंट हमको ब्राउज़र में दिखाना है। बहुत सिंपल है। और कैसे दिखाना है तो वो हम ऐसे बता दिए HTML के ज़रिए। बट केवल इन्फॉर्मेशन दिखाने से काम नहीं चलेगा, यूज़र को दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। ओके, तो यूज़र को बेहतरीन इंटरफेस देने के लिए हम लोग CSS यूज करते हैं। तो CSS क्या करता है, थोड़ा सा अपीयरेंस, उसके लुक्स को बदल देता है। तो बेसिकली दोस्तों CSS ये डिफाइन करता है कि ये एक्चुअली डिटरमाइन करता है कि जो कंटेंट है वो कैसा दिखेगा। ओके, तो वो सारे स्टाइल एंड उस CSS के जो रूल सेट होते हैं जिससे विजुअल लेआउट हम लोग क्रिएट करते हैं, उसका अपीयरेंस हम लोग डिसाइड करते हैं CSS के माध्यम से। तो हमको CSS चाहिए। तो दोस्तों हो गया, ये हो गया HTML एंड CSS। एंड देन आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ रियली वेरी पावरफुल। वो क्या करेगा कि जो वेब पेज है, वेब पेज के ऊपर जो भी कंटेंट अवेलेबल है, जो कुछ भी है, वो हर किसी को मैनिपुलेट कर सकता है।
वो चेंज कर सकता है, किसी को भी अपडेट कर देगा, चेंज कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है। ओके, अब कैसे करेगा? तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई डिवीजन है, डिवीजन है, कोई भी एक सेक्शन है, तो पहले उस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को लॉजिक लिखना पड़ेगा, मीन्स उसके लिए कुछ सिंटैक्स होते हैं, तो उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसको चेंज कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो जावा स्क्रिप्ट इज़ रियली वेरी पावरफुल। आप जो है फ्रंट एंड डेवलपर तब तक नहीं बोलते जब तक कि आप जावा स्क्रिप्ट को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आप HTML CSS केवल सीख रहे हैं तो आप एक डिज़ाइनर बोल सकते हैं कि ठीक है, कंटेंट को दिखाना है, ये HTML से ऐसे कंटेंट को दिखाएंगे, और उसका अपीयरेंस को बहुत सही से, बहुत अच्छे से दिखाने के लिए आप CSS सीख लिए। तो आप बेसिकली वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं। बट एज ए इंजीनियर जिसमें लॉजिक्स लगे होते हैं कि कंटेंट क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, उस चीज़ें जो है जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि दो चीज़ होता है, एक होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, दूसरा होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। मतलब जो कंटेंट डाउनलोड हुआ, सर्वर से जो कंटेंट आया, जैसे आप हिट किए URL, देन वो पहले अगर DNS होगा तो DNS के पास जाकर IP एड्रेस फाइंड आउट करेगा, एंड IP एड्रेस से सर्वर फाइंड आउट करेगा, सर्वर का लोकेशन। मीन्स IP एड्रेस ही वो एड्रेस है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट होस्टेड है। तो वहाँ पे हिट करेगा तो वहाँ से उसको डेटा मिलेगा, तो वो मिलेगा, वेब पेज है तो HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में डेटा मिलेगा। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, दो टाइप की रेंडरिंग होती है। जब आप रिक्वेस्ट किए सर्वर से, तो सर्वर से जो कंटेंट डाउनलोड होगा वो HTML CSS ज़्यादा डाउनलोड होगा, जावा स्क्रिप्ट भी डाउनलोड होगा, बट HTML CSS पहले लोड होता रहेगा। मतलब जैसे जैसे कंटेंट आएगा वैसे वैसे वो लोड होता रहेगा। ओके, एंड इस प्रकार से कंटेंट पूरा लोड होगा। बट जावा स्क्रिप्ट एंड ये हो गया सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब जो भी बैकएंड से आ रहा है वो डाउनलोड होते जा रहा है। बट क्लाइंट साइड रेंडरिंग में ऐसा नहीं है, वो जो डाउनलोड होता है वो होता है HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, ये तीनों होता है। एंड लेटर ऑन, कुछ समय बाद, जावा स्क्रिप्ट के जरिए हम लोग कंटेंट को चेंज करते हैं। तो ऐसे समझिए कि देखिए, अगर सर्वर साइड रेंडरिंग है तो एक फॉर्म है, हेडर है, फुटर है, साइड बार है, और भी कुछ कंटेंट अवेलेबल है, कुछ सेक्शंस अवेलेबल हैं, और एक ऐसा सेक्शन है जो कि फॉर्म का सेक्शन है, और उसमें दो फील्ड हैं और उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर सर्वर साइड रेंडरिंग है तो सबमिट करेंगे तो पूरा पेज फिर से डाउनलोड होगा, क्योंकि फिर से सारा कंटेंट आएगा, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट सब कुछ फ्रेश से आएगा, क्योंकि वो सर्वर साइड रेंडरिंग है और सब कुछ फिर से होने वाला है। बट क्लाइंट साइड रेंडरिंग में ऐसा नहीं होगा। क्लाइंट साइड रेंडरिंग मतलब जावा स्क्रिप्ट के जरिए हम मैनिपुलेट कर रहे हैं वेब पेज के कंटेंट को, तो हमको वही सेक्शन को हम अपडेट करेंगे जो अपडेट करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि जो सेक्शन, जो सेक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं वो सपोज दैट कि फॉर्म है, तो अगर वो फॉर्म है तो सबमिट करेंगे तो वहाँ पे अब लिखा हुआ आएगा कि फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, या फिर समथिंग वेंट रॉन्ग, या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे ही हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं तो ओके, क्योंकि सेव पे क्लिक करेंगे तो अगर क्लाइंट साइड रेंडरिंग है तो उसे सारा वेब पेज की ज़रूरत नहीं है, HTML CSS अब नहीं चाहिए, क्योंकि अब पहले से मौजूद है वो, और वो हम जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए बना भी सकते हैं। हमको चाहिए बस डेटा, हमको डेटा सेंड करना है, यूज़र से इनपुट लेना है और बैकएंड को भेज दिए, और बैकएंड उसका ऑपरेशन करेगा, मे बी डेटाबेस में सेव कर दे या जो मर्जी कर दे, उसके बेस पे लॉजिक लिखे हुए हो सकते हैं, और वो हमको एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो जो आउटपुट आएगा वो जेसन फॉर्मेट में हो सकता है। मतलब अब इस बार HTML CSS सब कुछ डाउनलोड नहीं होगा, सब कुछ वो नहीं सेंड करेगा, हमको वही इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। एंड वो इन्फॉर्मेशन मिल गया तो अब जावा स्क्रिप्ट का काम है, जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा कि उस जगह के कंटेंट को रिप्लेस कर देगा। तो आप समझे, यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग में सब कुछ HTML CSS सब कुछ फिर से पेज रिफ्रेश हो जाता था, फिर से डाउनलोड होता था।
और बैकएंड सारा चीज़ फिर से सेंड करता था। बट इस केस में एक बार ही सेंड करता है, एक बार सेंड करता है जिससे डाउनलोड हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा फाइलें बड़ी हो सकती हैं, बिकॉज सारे लॉजिक तो जावा स्क्रिप्ट पेज में लिखा होता है, तो जावा स्क्रिप्ट का जो फाइल है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो होगा यही कि अगर क्लाइंट साइड है तो सब कुछ एक बार डाउनलोड हो जाएगा, एंड लेटर ऑन जो हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो यूज़र रिक्वेस्ट करेगा उसी से रिलेटेड कंटेंट चेंज होगा, और पेज रिफ्रेश नहीं होगा। तो उसमें सारे लॉजिक होते हैं कि मान लीजिए आपके पास यूआरएल है, मीन्स राउट बोल सकते हैं, लिंक बोल सकते हैं, तो लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो सारा पेज अप फिर से रिफ्रेश नहीं होगा, केवल कंटेंट चेंज होगा। तो उसके लिए आप बेसिकली लॉजिक लिखते हैं कि ऐसे होना चाहिए कि अगर हम जो कंटेंट को चेंज करना है वही होना चाहिए, तो उसके लिए जो है आप लॉजिक लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी ऑटोमेटिक तो होता नहीं है। उसके पीछे लॉजिक होता है। हो सकता है कि कई बार कई सारी चीज़ें आपको लगता है ऑटोमेटिक हो रहा है, बट वो कहीं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और इनबिल्ड लाइब्रेरी से हो रहे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फीचर हो सकता है। बट एवरीथिंग इज़ रिटन, कुछ भी होता है तो वो जो है उसके पीछे रीजन होता है। ओके, तो ओ रीजन मीन्स ओ रीजन क्या है, वो लॉजिक है। तो लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा कि अगर डेटा आएगा तो ऐसे कंटेंट को चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, और हर एक फ्रंट एंड इंजीनियर को HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट आना ही चाहिए। ओके, तो नाउ आप HTML से क्या दिखाना है वो जो है ब्राउज़र को बता सकते हैं, एंड CSS के माध्यम से उसका अपीयरेंस डिसाइड कर सकते हैं, एंड जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डॉम क्या है? टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये जो इंटरफेस है ना दोस्तों, तो वो जैसे उसी को बोलते हैं डॉम, जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। ओके, जिसमें जैसे बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर एक डिवीजन हो सकता है, सपोज हेडर हो सकता है, हेडर के अंदर सपोज बॉडी है, बॉडी के अंदर एक डिवीजन है, डिवीजन के अंदर एक टेबल हो सकता है, टेबल के अंदर TR हो सकता है, TR मीन्स रो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप डिफाइन करते हैं और इसी को तो बोलते हैं डॉम। तो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वहाँ पे उसको आप डॉम बोल लीजिए, GUI बोल लीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर यूजर इंटरफेस बोल लीजिए, UI बोल लीजिए। तो डॉम थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। डॉम के मतलब हम HTML के कोड को रेफ़र कर रहे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को रेफ़र कर रहे होते हैं, मीन्स HTML के जरिए ही तो चीज़ शो हो रहा है। ओके, तो दोस्तों क्या होता है कि डॉम को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से। तो पहले के समय में जो सर्वर साइड रेंडरिंग होते थे तो उसके यही डिसएडवांटेज होते थे, कि अगर हमको फॉर्म को सबमिट करना है या कुछ भी लिंक पे क्लिक किए या कुछ भी वैसा करते हैं तो सारा पेज फिर से डाउनलोड होगा। मतलब जो बैकएंड सेंड करेगा डेटा वो HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, जिसमें HTML CSS जावा ज़्यादा होता है एंड जावा स्क्रिप्ट के लॉजिक्स कम होते हैं, क्योंकि अब सब कुछ जो है सर्वर साइड से डिसाइड होके आते हैं। ओके, अब जैसे जो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसे समझिए कि जो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से, वो मैनिपुलेट सर्वर साइड के लैंग्वेज के माध्यम से करके वो कंटेंट सेंड किया जाता है। ओके, जैसे कि एक फॉर्म था, एक सेक्शन था, उसमें फॉर्म था, फॉर्म को सबमिट किए, तो फॉर्म को दोस्तों सबमिट करेंगे तो अब जो पेज पे जो अपीयर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अब जो बैकएंड से जो डेटा डाउनलोड होगा तो उसमें फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड पहले से लिखा हुआ ही डाउनलोड होगा। मतलब हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, वो सब सर्वर से आ रहा है। और जावा स्क्रिप्ट से करेंगे तो क्या होगा कि हमको खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि पहले उस पोर्शन को सिलेक्ट करना है और वहाँ पे पहले जो चीज़ें अवेलेबल थी उसको हटा देना है। हटा भी सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं, या फिर कोई एक सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, मेरी मर्जी। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से वो सेक्शन को हम लोग अपडेट करेंगे कोड लिख कर। वो जो है आ नहीं रहा है बैकएंड से, हम लोग जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज है।
और क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं होगा तो क्रॉस प्लेटफॉर्म अगर बनाना चाहते हैं, सपोज मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो ये सबके लिए रास्ता खुल जाता है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी हो जाएगा। और सपोज बहुत बड़ा एप्लीकेशन है तो उसमें हमें बार बार जो है पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, हमको छोटा सा कंटेंट है उसी को चेंज करना है। हम ब्राउज़र्स आई मीन एपीआई कॉल करेंगे एंड हमको केवल डेटा चाहिए। अब हमको HTML CSS का कोड नहीं चाहिए, केवल डेटा से हमारा काम हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग लॉजिक लिखेंगे और दिखाएंगे यूज़र को। ऐसा होता है। तो आई होप कि ये आप समझ लिए कि बेसिक कि एक्चुअली काम कैसे करता है ब्राउज़र एंड फ्रंट एंड डेवलपर को क्या आना चाहिए। बट अब यहाँ पे ना एक कैच है कि आप जो है कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो HTML के ज़रिए तो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट बहुत बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा मैनिपुलेशन से रिलेटेड। तो उसको ना हम ऑटोमेट अगर करना चाहें, मतलब अपने काम को आसान करना चाहें, तो हमको कई सारे ऐसे फंक्शन बनाने पड़ेंगे। फंक्शन क्या होता है कि आपने एक फंक्शन का पार्टिकुलर काम होता है, आप आर्गुमेंट पास किए और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिला। जब जब वो रिजल्ट चाहिए आप जस्ट आर्गुमेंट पास कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मीन्स वो कुछ रिटर्न करेगा या उसके अंदर जो लॉजिक लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होगा। तो उस लॉजिक को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको फंक्शन कॉल करना है एंड वो लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसी टाइप से अब हम लोग क्या करते हैं, अपने काम को आसान बनाने के लिए जो हमारा वेब पेज है, वेब पेज के जितने भी सेक्शन हैं उन सेक्शन को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं जस्ट लाइक अ फंक्शन। जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, फॉर्म हो गया। अब मान लीजिए कि एक फॉर्म है और एक पार्टिकुलर सेक्शन है, तो वो सेक्शन हमको जब भी चाहिए तो हमको एक ऐसा काम करना है कि जस्ट लाइक अ मेथड कॉल, हम उसको कॉल करेंगे और वो आ जाएगा। हमें वो लॉजिक और सब कुछ फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, तो अपने काम को हम लोग आसान बनाने के लिए हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। क्योंकि बहुत बड़े एप्लीकेशन में एक ऑप्टिमाइज्ड कोड अगर लिखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का काम करना पड़ता है ताकि आपको बार बार जो है मेहनत ना करना पड़े। और सपोज एट फ्यूचर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो क्या हर बार मीन्स हर एक जगह पे जाकर चेंज करेंगे कि एक पार्टिकुलर फंक्शन में जाकर चेंज कर देंगे और जो कोई भी कॉल कर रहा है वो हर जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ऐसा कुछ करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग ऐसा ही करने के लिए एक कंपोनेंट बनाते हैं। तो ओके, कंपोनेंट क्या है कि कंपोनेंट इट्स जस्ट लाइक अ फंक्शन। तो क्या होता है कि जब भी आप कंपोनेंट को कॉल करते हैं, यूज करते हैं, मे बी उसके सिलेक्टर होते हैं, उसके ज़रिए यूज करते हैं, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। जहाँ भी चाहिए उसको बस यूज कर लीजिए, उसको कॉल कर लीजिए, दैट्स इट। तो अब जो है दोस्तों बहुत बड़े एप्लीकेशन के लिए ये चैलेंजेस हमारे पास आता है कि एक तो पेज रिफ्रेश नहीं करवानी, दूसरा कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमको मैनेज करना, सॉफ्टवेयर को मैनेज भी करना है और उसके स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है। क्योंकि सपोज दैट आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप जो है कंपनी छोड़कर किसी दूसरे कंपनी में चले गए, तो जो दूसरा बंदा अगर आएगा तो वो समझ पाए, तो एक स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना है। तो जो कि एक बहुत बड़े एप्लीकेशन में केवल जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से अगर चीज़ों को कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। आपको रीयूज करना है, क्या क्या दोस्तों खास बात का ध्यान रखना है। और ऑब्वियस सी बात है, मैं फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहा। कोई भी अगर आप बैक एंड डेवलपर भी हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे, बट फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आप इसको यूआई के टर्म में ध्यान देंगे, क्योंकि आपको यूआई से रिलेटेड ही चीज़ों को दिखाना है, चीज़ों को करना है। ओके, तो मीन्स फ्रंट एंड एप्लीकेशन तो यही होता है ना, यूआई मेन तो यूआई होता है, उसको कैसे डिलीवर करेंगे आप। तो आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ना चाहिए, एफिशिएंसी भी बढ़ना चाहिए। ओके, एंड थोड़ा आपको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कोड भी लिखने चाहिए, जैसे और भी लोग साथ में काम कर सकें और उसे समझ सकें। एंड रीयूज रीयूज भी करना पड़ेगा, रीयूजिबिलिटी भी होना चाहिए। ओके, ताकि जो है बार 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 जो है कोड को नहीं लिखेंगे, एक ही कोड को, रिडंडेंट कोड को नहीं लिखेंगे, ऐसा कोड जो रीयूज कर सकते हैं। रीयूज क्या है, यूआई के एलिमेंट ही करेंगे, यूआई के कंपोनेंट बोल सकते हैं, वो करेंगे। और आप ये भी इंश्योर करेंगे कि हमारा जो वेब एप्लीकेशन है
उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। और क्रॉस ब्राउज़र कैपेबिलिटी के लिए ऑफ कोर्स अगर वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो वो क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी भी हो जाता है, उसमें सिक्योरिटी फीचर भी डालेंगे। ओके, तो दोस्तों कई बार क्या होता है, बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, वो सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं। तो एज अ जावा स्क्रिप्ट डेवलपर विदाउट एनी फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी अगर आप ये करेंगे तो ये एक हेक्टिक जॉब हो जाएगा। तो इसी काम को आसान करने के लिए हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड फ्रंट एंड एंड लाइब्रेरी। ये क्या करेंगे, ये सारे काम को आसान कर देंगे। जैसे आप जो है रीयूजिबिलिटी की बात की है, जैसे कंपोनेंट बनाकर आपको कॉल करने की बात की है, तो आप खुद से वो फीचर क्यों डेवलप कीजिएगा जो फीचर बहुत ही अच्छे से एक फ्रेमवर्क के जरिए आपको मिल जाता है। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी पहले से किसी ने बना दिया है, आप उसी को यूज कर लीजिए, उसी कोड को यूज कर लीजिए। तो आपके पास रिएक्ट जेएस भी है, व्यू भी है एंड एंगुलर भी है। तो दोस्तों एंगुलर के माध्यम से आप जो है इंश्योर करेंगे कि जो भी चीज़ें जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एंड मीन्स आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि कई सारे आउट ऑफ द बॉक्स फीचर अवेलेबल हैं जो आपके काम को आसान कर देंगे। तो डैट्स वाई हम लोग एंगुलर सीखते हैं। और एंगुलर एंगुलर मैं बताऊं खास बात क्या है कि किसी भी बड़े बिग इंटरप्राइज प्रोजेक्ट के लिए एक एंगुलर सूटेबल चॉइस होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ओके, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको दिखाई देगा, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ही उसका स्ट्रक्चर बहुत सही होता है। एंड उस बहुत सारे इनबिल्ड लाइब्रेरी होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जो कि उसके लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे भी डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। एंगुलर जो है फुल फीचर्ड एंड फुल फ्लेज जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। मतलब मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इजीली अवेलेबल हैं जो आपके काम को आसान कर देते हैं और चीज़ों को मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। एंड उसको रीयूज आई मीन कंपोनेंट होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं जो कि एक रीयूजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों उसमें कुछ कुछ फीचर्स होते हैं जैसे टू वे डेटा बाइंडिंग। वो क्या करता है कि जैसे आपने कंटेंट आपका एक वेरिएबल है, ओके, उसके वैल्यू को आपने चेंज किए तो वो जो है रेंडर होना चाहिए लेटेस्ट वैल्यू के साथ। तो स्टेट जो है ना मैनेज हो जाता है, स्टेट को मेंटेन करते हैं। स्टेट क्या होता है? स्टेट दोस्तों कुछ नहीं है। स्टेट बस इतना समझिए कि मान लीजिए कि एक फॉर्म का फील्ड है, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। एक फॉर्म के फील्ड है, वहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उसके जो वैल्यू हैं उस वैल्यू को जहाँ भी एक्सेस करना चाहते हैं डॉम में भी तो आप इजीली कर सकते हैं। डॉम मीन्स ऑब्वियस सी बात है यूज़र इंटरफेस। तो जहाँ कहीं भी उसको शो कराना चाहते हैं तो शो करा सकते हैं। और जैसे ही आप टाइप करेंगे और एट द सेम टाइम वहाँ भी उसका वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये टू वे डेटा बाइंडिंग से होता है जो कि मिनिमम कोड लिखने पड़ते हैं जिससे आप टू वे डेटा बाइंडिंग अचीव कर सकते हैं। तो एंगुलर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं। ओके, अगर यही फीचर को खुद से डेवलप करते तो ऑब्वियस सी बात है यूज़र से जो भी इवेंट आ रहा है, जो भी यूज़र टाइप कर रहा है तो उससे उस इवेंट पे आप डेटा को प्राप्त करते एंड मैनुअली आप जो है कहीं जाके अपेंड करते, मीन्स मैनिपुलेट करते। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से आप तो कर ही सकते हैं, इवेंट के जरिए डेटा को प्राप्त कर सकते हैं और फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। जहाँ भी शो कराना है, उस रेंडर कराना है उस डेटा को और उससे डेटा से रिलेटेड चीज़ों को दिखाना है तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते थे, बट ये फीचर्स जो है आपके काम को आसान कर देता है क्योंकि मिनिमम कोड लिखना पड़ेगा, तो एक रीयूजिबिलिटी भी प्रदान करता है। ओके, तो कई सारे और इसमें दोस्तों टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है। अगर आप एंगुलर डेवलपर हैं तो आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। हालांकि अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आता है और बेसिक टाइप स्क्रिप्ट आता है तो डैट्स एनफ, ये एनफ है आपके लिए। बट कई केसेस में जो है टाइप स्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें। बट आप बोलेंगे टाइप स्क्रिप्ट क्यों, मीन्स वाई टाइप स्क्रिप्ट, एंगुलर में टाइप स्क्रिप्ट यूज क्यों करें? तो इट इज़ ए सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट इज़ ए सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। वो क्या करेगा, आपको जो आउटपुट प्रोवाइड करेगा वो जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा, बिकॉज ब्राउज़र जो है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट को ही समझता है।
टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता, तो वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा जावा स्क्रिप्ट, बट वो जो कोड होगा ना बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होगा। आप खुद से वही चीज़ करते तो उतना ऑप्टिमाइज्ड कोड आप नहीं लिख पाते, बट टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखकर उसको ट्रांसपाइल करेंगे तो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कोड जनरेट हो जाता है। तो एक टाइप का एक टूल मान लीजिए, टाइप स्क्रिप्ट एक टूल है जिसके जरिए आप ऑप्टिमाइज्ड कोड जनरेट कर सकते हैं। हालांकि टाइप स्क्रिप्ट में भी आप ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखेंगे, ओके, वहाँ तो आप लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एज अ डेवलपर आपको ऑप्टिमाइज्ड कोड, कोड क्वालिटी, वो सब चीज़ें तो मेंटेन करनी ही, वो सब तो सीखनी ही है। बट जो आउटपुट आ रहा है और एट द एंड जो प्रोडक्शन में जो कोड यूज हो रहा है वो क्वालिटी होना चाहिए, ये भी आपको इंश्योर करना है। तो जावा स्क्रिप्ट में अगर करते तो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता था, बट क्योंकि हमारे पास टूल मौजूद हैं तो क्यों ना हम उसी को इस्तेमाल कर लें। इसीलिए दोस्तों हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। और टाइप स्क्रिप्ट जो है उतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप सीख सकते हैं, ओके। बेसिक अगर जावा स्क्रिप्ट का अंडरस्टैंडिंग है तो टाइप स्क्रिप्ट भी बड़े आसानी से सीख सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। धीरे धीरे कोड करते हुए मैं कोड को समझाऊंगा, ऑटोमेटिक आपको टाइप स्क्रिप्ट भी समझ में आने लगेगा। और दोस्तों एंगुलर में दोस्तों CLI यूज करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। आपने एक कमांड टाइप किया और उसका स्केलेटन जनरेट हो गया। जैसे मान लीजिए कि जैसे कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट होता क्या है, कंपोनेंट में होते क्या क्या है। तो कंपोनेंट में HTML रहेगा, CSS रहेगा, क्योंकि वही तो दिखाना है यूज़र को। एंड देन लॉजिकल पार्ट रहेगा जिसमें कोड रहेगा। तो दोस्तों कंपोनेंट जो है जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसमें 4 फाइलें क्रिएट हो जाती हैं। एक हो गया HTML, दूसरा हो गया CSS, टाइप स्क्रिप्ट एंड टेस्टिंग का। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उसका स्केलेटन पहले से एक कमांड रन कर देने से जनरेट हो जाता है। तो आपके काम को आसान कर दे रहा है, आपको उतना सारे फाइल मैनुअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्केलेटन कोड है, मीन्स हर एक कंपोनेंट के लिए वो चाहिए ही चाहिए, तो वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक कमांड से वो काम हो जाएगा। डैट्स वाई आप एंगुलर यूज करते हैं, आप अपने काम को आसान बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाते हैं। ये सब फीचर आप खुद से डेवलप करने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो स्मार्ट वर्क तो यही है कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो टूल्स हैं, टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। आखिरकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो एक टूल ही है, ब्राउज़र भी एक टूल ही है। उसी टाइप से ये सारे टेक्नोलॉजी भी टूल्स हैं और हमको मार्केट में यूज करना चाहिए और यूज करते भी हैं। डैट्स वाई आप एंगुलर सीख रहे हैं। तो ये हो गया एंगुलर CLI। एंगुलर CLI के माध्यम से आ, उसके स्केलेटन को जनरेट कर सकते हैं। और जो कॉमन कोड है वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ रिप्लेस करना है एंड आपके अपने काम को स्टार्ट करना है। तो तो ये हो गया CLI। एंड देन दोस्तों एंगुलर में क्या होता है कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए उसमें आ, कई सारे कंपाइलर होते हैं, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, ओके, AOT जिसको बोलते हैं, एंड ट्री सैकिंग। दो कई सारे कंपाइलर होते हैं जो कि आपके डेवलपमेंट को फास्ट कर देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आप जो है, जैसे रन टाइम कंपाइलर होता है, जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं और पेज को सेव कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो ब्राउज़र में भी रिफ्लेक्ट होगा, उससे आप इजीली चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आपका डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाता है, ओके। और एंगुलर में बिल्ड इन टेस्टिंग भी है। एंगुलर में जो है दोस्तों कई सारे टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट केस हो गया। तो यूनिट टेस्ट केस आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। यूनिट टेस्ट कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है तो फंक्शन में डिफरेंट टाइप के आर्गूमेंट पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। तो उसी टाइप से दोस्तों एंगुलर में जो है एंगुलर का टेस्टिंग होता है और यूनिट टेस्टिंग होता है, और हर एक सेक्शन को आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें कुछ डमी, कुछ सैम्पल डेटा होते हैं, मॉक डेटा भी बोलते हैं, वो आप डालेंगे और आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर वो मैच कर जाता है मतलब वो सेक्शन सही है, सही से काम कर रहा है। लेटर ऑन अगर कोई चेंज करता है, क्योंकि बहुत बड़े एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। कोई अगर कुछ भी चेंज किया तो उसका रिफ्लेक्ट कहीं और भी हो सकता है।
उस सब के लिए अगर यूनिट टेस्ट केस लिखा रहेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो यूज़र को मीन्स डेवलपर को समझ में आ जाएगा कि आपने कुछ गलती करा है, उसके वजह से कहीं साइड इफ़ेक्ट आया है। तो दोस्तों एंगुलर में यूनिट टेस्टिंग इन बिल्ट फीचर अवेलेबल है और कई सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें भी इन बिल्ट अवेलेबल हैं, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया और बहुत सारे कॉमन वर्नेबिलिटी होते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी, सैनिटाइजेशन ऑफ यूज़र इनपुट। ओके, तो ये सब सारे चीज़ें होते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें इन बिल्ट एंगुलर प्रोवाइड कर देता है। अब उसके लिए अगर आप केवल जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख कर और कर रहे हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इट्स नॉट वर्थ इट। क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से, इट्स जस्ट लाइक ऑडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप समझे कि कैसे ब्राउज़र वर्क करता है। अगर आप कोई डोमेन नेम अगर प्रोवाइड करते हैं तो डीएनएस के पास जाएगा और डीएनएस के पास जाने के बाद आईपी एड्रेस फाइंड आउट करेगा और आईपी एड्रेस से सर्वर का लोकेशन पता चल गया, लोकेशन पे जाकर रिक्वेस्ट करेगा। ओके, जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यूआरएल के माध्यम से, देन कंटेंट जो है डाउनलोड होगा। तो दोस्तों आपने समझा कि सर्वर साइड रेंडरिंग एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग में सारा कंटेंट जो है सर्वर साइड से आता है, डाउनलोड होता है, बट क्लाइंट साइड रेंडरिंग में HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट ही डाउनलोड होता है। लेटर ऑन केवल जावा स्क्रिप्ट डॉम को मैनिपुलेट करता है। ओके, तो डॉम को मैनिपुलेट जावा स्क्रिप्ट करेगा एंड वही पार्टिकुलर सेक्शन को अपडेट आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आपको HTML CSS एडिशनल फाइलें नहीं चाहिए और कोड नहीं चाहिए, आपको बस केवल डेटा चाहिए। डेटा आइदर आप बैकएंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, या फिर सेंड कर सकते हैं सेव करने के लिए या फिर कुछ ऑपरेशन करने के लिए बैकएंड को बोल सकते हैं। तो बैकएंड से जो कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो सब कुछ UI के माध्यम से आप दिखा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आप दोस्तों राउटिंग भी करते हैं तो भी राउटिंग होता क्या है, लिंक पे क्लिक किए तो उसके अगेंस्ट जो कंपोनेंट लोड होना चाहिए वही कंपोनेंट लोड होगा, सारे कंटेंट जो है रिफ्रेश नहीं होंगे, सब कुछ डाउनलोड नहीं होगा। तो ये दोस्तों एडवांटेज हो जाता है। एंड इसी चीज़ को अगर जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट एंगुलर के माध्यम से करते हैं क्योंकि एंगुलर एक कंप्लीट फुल फ्लेज जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो वो क्या आपका काम को आसान कर देगा। तो कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप खुद से करते तो ज़्यादा टाइम लगता। तो पहले से बना बनाया ये टूल्स अवेलेबल हैं, ये फुल फीचर्ड फ्रेमवर्क है। तो इसमें चीज़ों को यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रीयूजिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंगुलर। टू वे डेटा बाइंडिंग है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, टाइप स्क्रिप्ट है। टाइप स्क्रिप्ट जो है एक सुपर सेट है जो कि आपके कोड के रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है, अम, और अर्ली जो है एरर डिटेक्शन कर सकता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑप्टिमाइज कोड आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आप खुद से करते तो इट्स रियली वेरी हैक्टिक फॉर द डेवलपर, बट वो पहले से वो करके आपको दे देता है। एंगुलर आपको CLI कमांड प्रोवाइड करता है जिससे आप कमांड के जरिए चीज़ों को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। इट्स ए रियली वेरी पावरफुल। ओके, एंड देन परफॉर्मेंस जो है बहुत सही हो जाता है। उसमें कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इन बिल्ट आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स अवेलेबल हैं जो एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए चाहिए होता है। आपको खुद से डेवलप नहीं करना है, बस उसको यूज करना है। एंड इसमें बिल्ड इन टेस्टिंग टूल्स भी अवेलेबल हैं जिससे आप टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हैं। ओके, एंड कई सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न होते हैं जो कि इन बिल्ड एंगुलर प्रोवाइड कर देता है, आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। So thank you for watching this video.